नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, संघीय कार्यपालिका और विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल। और ये विषय जो है यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी, मतलब हर बड़ी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस पूरे विषय को परीक्षा के नजरिए से समझना और इसके हर पहलू को मतलब आसान बनाना। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 53 से, जो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हाँ, लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जी। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति जो हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थिति क्या है और इस पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। जरूर। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उन्हें देश का संवैधानिक प्रधान और भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। इस पद के लिए योग्यताएं क्या तय की गई हैं? देखिए, अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वो, पहली शर्त, भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है। हाँ। दूसरी कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और चौथी, वो चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर न हो। अच्छा, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ये तो हम जानते हैं कि ये सीधे जनता द्वारा तो नहीं होता। सही कहा। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, जैसा कि अनुच्छेद 54 में बताया गया है। और इस मंडल में कौन कौन शामिल होता है? इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। बिल्कुल नहीं। और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हैं। यहाँ ये भी दिलचस्प है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। जी, ये इसलिए ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरें। और ये चुनाव जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसे अंग्रेजी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। हाँ, उसी के द्वारा होता है। और अगर चुनाव में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करता है। ठीक है, तो एक बार चुने जाने के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। और अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो? वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं। और पद ग्रहण करने से पहले शपथ का क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर वो अनुपस्थित हों तो उच्चतम न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। चलिए अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसके बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। हाँ, अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक ही आधार पर लगाया जा सकता है, और वो है संविधान का अतिक्रमण। बिल्कुल, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी प्रक्रिया क्या है? सुना है बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। प्रक्रिया ये है कि संसद का कोई भी सदन या आरोप लगा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी होती है। अच्छा, 14 दिन का नोटिस? जी। और ये प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 2/3? ये तो बहुत बड़ा बहुमत है। हाँ, और ये तो सिर्फ पहला चरण है। इसके बाद दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है, और अगर दूसरा सदन भी वही कुल बहुमत के 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे, सही कहा, तब राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ये प्रक्रिया वाकई पद को बहुत सुरक्षा देती है। चलिए अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर, जो इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत करते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकारों से। राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, और फिर उनकी सलाह पर अन्य मंत्री, जी, फिर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त। लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य और भी बहुत कुछ। और उनकी विधायी शक्तियां क्या हैं?
लेजिस्लेटिव पावर्स? राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। मतलब संसद सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनती? नहीं, राष्ट्रपति भी उसका हिस्सा है। वे संसद के सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। जी। और वे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात आती है। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। हाँ, वीटो पावर। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। पहली है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें वे विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। एक तरह से सीधा सीधा ना कह देना। और दूसरी है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इसमें वे विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास कर दे तब उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ती है। वो बस एक बार के लिए उसे निलंबित कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। और तीसरी, जो सबसे दिलचस्प है, पॉकेट वीटो। हाँ, पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देते हैं, ना स्वीकार करते हैं और ना ही उसे लौटाते हैं। वो उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। और इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण भी है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। वो एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रपति अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति भी है, जिससे वे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, कम या बदल सकते हैं। इसमें मृत्युदंड भी शामिल है। अब आखिर में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है जो राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। पहला तो राष्ट्रीय आपातकाल हुआ। जी, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। फिर है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में है। अच्छी बात यह है कि ये आज तक भारत में कभी लगा नहीं। चलिए कुछ रोचक तथ्यों पर भी नजर डालते हैं। स्रोत में राष्ट्रपतियों की पूरी सूची दी गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक। हाँ, इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। जैसे द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। और ये भी कि वीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी पद संभाला था। जी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का केस तो बहुत ही अनोखा है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उपराष्ट्रपति भी और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी। ये तो कमाल है। हाँ, और एक और तथ्य, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक होता है और ये आयकर से मुक्त होता है। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का पद केवल एक औपचारिक पद नहीं है। वे संविधान के संरक्षक हैं और उनकी शक्तियां, चाहे वो विधायी हों, कार्यपालिक हों या आपातकालीन, वो देश के शासन व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन बनाती हैं। सही कहा। ये एक बहुत ही अहम भूमिका है। संविधान ने राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख बनाया है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उनका विवेक और उनकी शक्तियां देश की दिशा तय कर सकती हैं। बिल्कुल। इस चर्चा के बाद एक विचारणीय प्रश्न यह उठता है, संविधान में लिखी शक्तियों से परे ऐसी कौन सी राजनीतिक या असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं जहां राष्ट्रपति का व्यक्तिगत विवेक और निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह से भी ऊपर उठकर राष्ट्र के भविष्य पर एक निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। इस पर सोचना इस विषय की समझ को और गहरा करेगा।